पटवा परेशान हो गया था वो। देवराज चौहान की वापसी के इंतजार में अपने आदमियों के साथ मौजूद था। किले के खंडरों पर उसकी बराबर नजर थी। देवराज चौहान आया नहीं। रात हो गई। पटवा के लिए देवराज चौहान का ना आना हैरानी की वाली बात थी। मेरे ख्याल में देवराज चौहान, उसका साथी बोला, किले के खंडरों के दूसरी तरफ से निकल गया है। दूसरी तरफ से कहाँ निकलेगा? पटवा झल्ला कर कह उठा। उसके हिसाब से तो भजन सिंह और केशवा इधर है। वो इधर ही आएगा। उसे क्या पता कि हम इन दोनों को मार चुके हैं। वो यहां से दूर नहीं जा सकता। तो वो आया क्यों नहीं? दूसरा बोला। तो अंधेरा हो गया, खंडरों में रोशनी कहाँ? पटवा दांत भींचे दूर अंधेरे का हिस्सा बने खंडरों को देखता रहा। मेरे ख्याल में वो खजाने के पास है। खजाना? हाँ। पटवा एक एक शब्द चबाकर कह उठा। ज्वाला सिंह ने वो खजाना खंडरों में ही कहीं छिपाया है। देवराज चौहान को पता लग गया होगा। तभी तो वो सीधा खंडरों में पहुंचा। और ये बात है तो भजन सिंह और केशवा को भी सीधे खंडर में जाना चाहिए था। लेकिन केशवा यहां रहा। भजन सिंह भी देवराज चौहान को वहां छोड़कर यहां आ गया। वो खजाने को छोड़कर यहां नहीं आते। पटवा के होंठ भिज गए। वो उलझन में दिखा। रात के अंधेरे में वो एक दूसरे को स्पष्ट नजर आ रहे थे। उनके बीच कई पलों तक चुप्पी रही। मैं, पटवा दांत भींच कर कह उठा, इतना जानता हूं कि देवराज चौहान वहां यूं ही नहीं रहेगा। क्यों गया वहां? इस बात का जवाब उसके पास नहीं था। पूरा दिन बीत गया था देवराज चौहान के आने के इंतजार में। अब रात हो गई, लेकिन देवराज चौहान नहीं आया। अब क्या करना है पटवा? एक ने पूछा। करना क्या? खंडरों में जाते हैं। वहां देवराज चौहान, उधर अंधेरा है, खंडर के रास्ते भी हमें नहीं पता। सांप बिच्छू का वहां होना मामूली बात है। ये बात तो तुमने सही कही। पटवा अपनी सोचें दौड़ाता उनकी बातें सुन रहा था। देवराज चौहान के खंडर से यहाँ न आने की वजह से तो वो वास्तव में परेशान था। दिन तो जैसे भी बीत गया, रात बितानी और कठिन थी। उसने सुबह जब देवराज चौहान को खंडर में जाते देखा था तो सोचा नहीं था कि वो कब तक वापस आएगा। उन तीनों की नज़र पटवा पर थी। रात को हमारा खंडर में जाना ठीक नहीं। उसे खामोश पाकर एक ने कहा। हाँ, पटवा ने छोटा सा जवाब देकर सिगरेट सुलगाई। सुबह उजाला फैलते ही खंडर में जाकर देवराज चौहान की तलाश करेंगे। तो या तो रात यहीं बिताएंगे, पेड़ों पर। नीचे जानवरों का खतरा हो सकता है। मैं बैग से खाने का सामान निकालता हूँ। एक ने पास रखे बैग पर हाथ मारा। भूखे पेट नींद नहीं आएगी। सब नहीं सोएंगे, पटवा बोला। एक हर वक्त पहरे पर रहेगा। ड्यूटी बांट लेना। देवराज चौहान रात में भी खंडर से निकल सकता है। खाना खाने की तैयारी होने लगी। तभी पटवा की आंखें सिकुड़ी। वो चौंका। रिवॉल्वर जेब से निकलकर हाथ में आ गई। आंखें सिकोड़कर वो एक ही दिशा में अंधेरे में देखे जा रहा था। वहां उसने कोई हलचल देखी, जैसे दो चार लोग इधर उधर भागे हों। स्पष्ट हलचल का एहसास था, परंतु अब उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। पटवा अब यह सोच रहा था कि उसे धोखा हुआ है। क्या हुआ? पटवा को रिवॉल्वर निकालते पाकर पास खड़े व्यक्ति ने सतर्क स्वर में कहा और रिवॉल्वर निकाल ली। वहां शायद कोई है, पटवा ने शब्दों को चबाकर कहा। यह सुनते ही अन्यों ने भी रिवॉल्वर निकाल ली। कौन हो सकता है? पता नहीं, मुझे लगा एक से ज्यादा लोग हैं। तू जाकर देख, एक ने दूसरे से कहा। है? हाँ, कहीं उधर देवराज चौहान ना हो। वो खंडरों से निकल आया हो और हम उसे देख ना पाए हो अंधेरे में। वो उधर जाने के लिए हिचकिचाया। इसी समय उन्हें पीछे स्पष्ट आहट मिली। वो सब पीछे की तरफ घूमे। अंधेरे में साए दिखे उन्हें। 5-7 के करीब संख्या थी उनकी। पटवा के दांत भिज गए। आंखें सिकुड़ गई।
वो समझ ना पाया कि किन लोगों ने उन्हें घेरा है। पटवा, इधर और भी हैं, उसके एक साथी ने घबराए स्वर में कहा। उन्होंने दूसरी तरफ गर्दन घुमाई। काफी फासले पर अंधेरे में हिलती परछाइयां उन्हें दिखी। हमें घेर लिया गया है, पटवा दांत किटकिटा कर कह उठा। लेकिन ये लोग हैं कौन? पटवा दांत भींचे हर तरफ नजरें घुमाता रहा। कौन हो तुम लोग? पटवा चीख कर बोला। बताओ वरना गोलियां चलाना शुरू कर देंगे। तुम लोग अपने आप को हमारे हवाले कर दो। टूटी फूटी भाषा में ये शब्द कुछ दूर से आए। हम जंगली बस्ती के लोग हैं, तुम सबको कैद करके सरदार घुग्गी के पास ले जाएंगे। ये सुनते ही पटवा और उसके साथियों को सांप सूंघ गया। जो भी हो, कम से कम वो ये तो नहीं सोच सकते थे कि जंगल के इस बाहरी इलाके में उन्हें जंगली लोग घेर सकते हैं। खबरदार जो हमारे पास आने की कोशिश की, पटवा पुनः चीखा। अपने आप को हमारे हवाले करो, हथियार फेंक दो। पटवा और उसके साथी स्तब्ध थे। ये लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, पटवा दांत पीस कर कह उठा। हम यहां से भाग भी नहीं सकते, भाग गए तो ये जंगली हमें आसानी से पकड़कर मार देंगे। क्या करें पटवा? जो मन में आए करो, लेकिन इनसे बच पाना आसान नहीं है। ये मार देंगे हमें। पटवा गुस्से से कांप रहा था। हमें घेर लिया इन्होंने, ये जाने किधर से आए, हमें कुछ पता भी न चला। अंधेरे की वजह से फंस गए हम। इनकी गिनती ज्यादा है, हम इनसे जीत नहीं सकेंगे। हौसला मत छोड़ो, पटवा कह उठा। अगर हम समझदारी से काम लें तो बच भी सकते हैं। इनका निशाना लेना शुरू करो। ये याद रखना कि हमें गोलियां खराब नहीं करनी है। एक गोली चले तो एक मरे भी। उसके बाद किसी को भागने का मौका मिलता है तो भाग जाए। इस वक्त मैदान जीतने की बात नहीं है, जान बचाने वाली बात। अपने आप को हमारे हवाले कर दो। टूटी फूटी भाषा के शब्द पुनः उनके कानों पर पड़े। तुम लोगों को पकड़कर सरदार घुग्गी के पास ले जाया जाएगा। हम तुम लोगों की जान नहीं लेंगे। उसके शब्द पूरे होते ही पटवा ने दूर नजर आते सायों पर गोली चला दी। फायर की तेज आवाज के साथ ही दूर चीख गूंजी और उसके बाद जैसे भगदड़ मच गई। जंगलियों के कदमों की आवाजें सुनाई दी। पटवा और उसके साथी पेड़ों की ओट में जा छुपे। उसके बाद वहां हर तरफ ऐसी शांति छा गई जैसे कोई ना हो। पटवा और उसके साथियों को हैरानी हो रही थी कि एकाएक वो कहाँ चले गए। कम से कम वो सब भागने वाले तो नहीं। इस तरह 15 मिनट बीत गए। वो सब अपनी जगह पर छिपे परेशान से होने लगे। तभी उन्हें एक व्यक्ति का साया दिखा। गोलियां चली, वो चीख कर गिरा। इसके बाद तो जैसे तूफान उठ खड़ा हुआ। मधुमक्खियों का छत्ता टूटता है तो जैसे मधुमक्खियां गुस्से ढंग से उड़ती अपने शिकार को ढूंढती है, इसी तरह से जोरों से गला फाड़ कर चिल्लाते हुए ढेरों जंगलियों ने उन पर हमला बोल दिया। जंगलियों के चिल्लाने से जैसे पूरा जंगल कांप उठा था। वो इस तरह घबरा उठे कि गोलियां चलाने की भी सुध न रही। एक एक को 5-5 जंगली ने घेर लिया। उनके हाथों में भाले तलवारों जैसे चाकू थे। देखते ही देखते पटवा और उसके चारों साथियों के जिस्मों को उधेड़ दिया। अंधेरे में खून में डूबे उनके शरीर के टुकड़े होने वाले ढंग में इधर उधर बिखरे पड़े थे। अपना काम खत्म करके बस्ती के जंगली चीखते चिल्लाते वहां से भाग गए। अगला दृश्य। दोपहर बाद सरदार घुग्गी वहां नजर मारने पहुंचा। ताशा, ओवली और अन्य बस्ती वाले घुग्गी को देखते ही सतर्क हो गए। काम तेजी से चल रहा था, साधा वहां नहीं था। सब ठीक है ओवली? सरदार घुग्गी ऊंचे स्वर में बोला। हाँ सरदार। हम्म। घुग्गी की निगाह हर तरफ घूमती बीना और आरा पर पहुंची। छोकरी को बुला, दोनों को। अभी लो सरदार। कहने के साथ ही ओवली आगे गया और काम करती आरा और बीना को बुला लाया। दोनों उलझन में थी कि उन्हें क्यों बुलाया गया है। सरदार घुग्गी ने सिर से पांव तक दोनों को देखा।
उसे इस तरह देखता पाकर आरा और बीना की नजरें मिली। ओवले, हाँ सरदार। दोनों को मेरे झोपड़े में लेकर आओ, अभी। लाया सरदार। कहने के साथ ही सरदार घुग्गी पलट कर तेज तेज कदमों से वापस चल पड़ा। अगला दृश्य। सरदार घुग्गी ने पहले की भांति आरा और बीना को सिर से पांव तक देखा। तुम दोनों यहां क्यों आई हो? घुग्गी की नजरें दोनों के चेहरे पर जा टिकी। दोनों चुप। अपने सवाल का जवाब जानता हूं, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। ज्वाला सिंह से बात करने। वो तुम्हारे पास कैद था, परंतु हाथ लगा खजाना उसने कहीं छुपा दिया था। तो तुम दोनों खजाना लेने आई हो यहां? तुम जानते हो खजाने के बारे में? बीना के होठों से निकला। सरदार घुग्गी के चेहरे पर शानदार मुस्कान नाच उठी। इस वक्त वो खजाना मेरे पास है। दोनों चिंक उठी। तुम्हारे पास? उस सारी दौलत का मालिक अब मैं हूं, सिर्फ मैं। वो सारा खजाना मेरा है, मेरे पास है। घुग्गी ठहाका लगाकर कह उठा। आरा और बीना कुछ पलों के लिए हक्की बक्की रह गई। कम से कम ऐसी कोई बात सुनने को मिलेगी उन्होंने नहीं सोचा था। दिन में वहां काम करते ज्वाला सिंह के पास जा पहुंची थी। उससे खजाने के बारे में पूछा था, परंतु ज्वाला सिंह ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया था। उसने जगमोहन को ज्वाला सिंह के गले मिलते और उससे बातें करते देखा था। देर तक वो बातें करते रहे थे। बाद में जब जगमोहन उससे मिला तो पूछा था कि ज्वाला सिंह ने खजाने के बारे में क्या बताया, तो जगमोहन ने यही कहा था कि इस बारे में उसने कुछ नहीं बताया। तब आरा ने यही सोचा था कि जगमोहन उससे खजाने की बात छुपा रहा है, परंतु बस्ती का ये सरदार कहता है खजाना उसके पास है। मैंने तेरे को रात को देखा जब बस्ती वाले तेरे को पकड़ कर लाए। सरदार घुग्गी ने आरा को देखते हुए कहा। तेरे को देखते ही मेरे मन में आया कि मेरे बच्चे की मां बने तू। मिल गया तेरे को सपनों का राजकुमार। बीना ने मुस्कुराकर आरा से कहा। आरा की निगाह घुग्गी पर रही। जनेगी तू मेरे बच्चों को? घुग्गी बोला। क्यों? तू मुझे अच्छी लगी। क्यों, क्या होता है? हम शहरी लड़कियां उसी से ब्याह करेंगी। उसी से ब्याह करके उसी के बच्चे जनती हैं, जो बहुत बड़ी दौलत का मालिक हो, जो बच्चा जनने वाली को ढेर सारी दौलत भी दे। आरा जेटली शांत स्वर में कह उठी। दौलत की फिक्र मत करो, बहुत बड़ा खजाना है मेरे पास। उतने पैसे में तो तुम 1000 बच्चे। तुम्हारे कहने से क्या होता है? क्या पता तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम्हारे पास खजाना है। मैं सच कह रहा हूं। मुझे क्या पता? ठीक बोलती है कि तेरे को क्या पता। शहरी हो, देखे बिना विश्वास क्यों करोगी? गुग्गी ने सिर हिलाया। तो दिखा खजाना। आरा ने सहमति से सिर हिला दिया। सरदार घुग्गी उसे सोच भरी नजरों से देखता रहा, फिर कह उठा। खजाना मेरे पास देखकर तू मेरे बच्चे पैदा करेगी? सारी जिंदगी मेरे साथ रहेगी? तू हर बात में बहुत जल्दी करता है सरदार। घुग्गी। सरदार घुग्गी। उसने सिर हिलाया। जल्दी कैसी? मेरे शरीर को तभी कोई मर्द हाथ लगा सकता है जब वो मेरे से ब्याह करे। तभी मैं उसके साथ सारी जिंदगी। समझ गया, ब्याह करूंगा मैं। उसके लिए तो शहर चलना पड़ेगा। आरा ने मुंह बनाया। लेकिन तेरे से ब्याह करने का, तेरे पास दौलत होने का क्या फायदा? यहाँ रहकर तो दौलत का मजा नहीं लिया जा सकता। शादी के बाद तो तुम्हें शहर में रहना होगा। मैं उस खजाने के साथ बस्ती छोड़कर जा रहा हूं। सच? हाँ। जहाँ सब जंगल को मैदान बना रहे हैं, वहाँ छोटा सा विमान उतरेगा। उसमें सारा खजाना डालकर तुम दोनों को साथ लेकर चला जाऊंगा। बाहर के कुछ लोग इस काम में मेरी मदद कर रहे हैं। खूब। फिर क्या दिक्कत है? शहर चलकर मेरे से शादी करना। मैं तेरे बच्चे पैदा करूंगी, तू मुझे दौलत देना। सरदार घुग्गी ने ललचाई नजरों से आरा को सिर से पांव तक देखा।
ये जरूरी है कि शादी के बाद ही तुम्हें हाथ लगाऊं? जब तक यहाँ है तब तक तुम मेरे साथ। मुझे कोई एतराज नहीं। सच? खिल उठा सरदार घुग्गी। लेकिन ये सुन लो कि शहर के बहुत बड़े पंडित ने मुझे बताया था कि बिना ब्याह के कोई मर्द मेरे साथ प्यार करेगा तो वो सुबह होने से पहले ही मर जाएगा। आरा ने प्यार से कहा। क्या? तभी तो कह रही हूं, ब्याह करके ही तुम्हारे बच्चे को जनूंगी। मैं कभी भी पसंद नहीं करूंगी कि तेरे को तकलीफ हो। क्यों? तू दौलत वाला है गुग्गी। दौलत वालों को बूढ़ा होने से पहले नहीं मरना चाहिए। ठीक है, शहर जाकर हम ब्याह करेंगे, तब तू मेरे बच्चों को जनना। लेकिन अब तू मेरे साथ ही रहेगी। मुझे कोई एतराज नहीं, मैं अभी से तेरे साथ हूं। आरा जेटली खुलकर मुस्कुराई। सरदार घुग्गी ने उसे सिर से पांव तक देखा। ऐसे मत देख, आरा ने टोका। घुग्गी हंसा। मेरे को खजाना दिखा ताकि मुझे पता चले कि तू सच कह रहा है। रात को चलना। कहाँ? खजाने के पास। मैं तेरे को दिखाऊंगा। तभी बीना कह उठी। मैं क्या बजाऊं? बजाऊं? घुग्गी ने बीना को देखा। सेवा? क्या सेवा करूं? तूने मुझे क्यों बुलाया? इसकी तरह बच्चा पैदा करने के लिए? करेगी क्या? कर दूंगी। बीना ने गहरी सांस ली। पहले खजाना दिखा, फिर शादी कर। ढेर सारी दौलत दे मुझे, तब करूंगी। तुम्हारी शर्त मंजूर है, घुग्गी मुस्कुराकर बोला। तुम दोनों चलना। रात को खजाना दिखाने ले चलूंगा। उसके बाद 2-4 दिन की बात है, मैदान पूरी तरह साफ हो जाएगा तो विमान यहां मंगवा लूंगा। कैसे बुलाएगा मैं विमान को? एक आदमी भेजना पड़ेगा शहर। उसे देखते ही विमान वाले समझ जाएंगे कि अब विमान की जरूरत है। मैंने सब ठीक कर रखा है। इस बारे में तुम दोनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। रात को चलना, खजाना दिखाऊंगा। अगला दृश्य। अगले दिन सुबह 7 बजे। बुरा हाल था आरा और बीना का। आंखों में नींद नहीं, चैन गायब। लेटे हैं तो भागने का मन करता, भागे तो आराम करने का मन करता। यानी कि किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। होशो हवास गुम से हो गए थे। रात 11 बजे दोनों सरदार घुग्गी के साथ खजाना देखने किले के खंडरों में गई थी और सुबह 4 बजे उनकी वापसी हुई। खजाना देख आई थी वो दोनों। सोने, हीरे, जवाहरातों के ढेर देखने के बाद पागल हो गई थी वो। एक एक मुट्ठी भरकर जेब में डालकर साथ ले आई थी। दौलत ने दोनों को अपना दीवाना बना दिया था। घुग्गी ने दोनों को अपने झोपड़े में ही रखा था। वो तो आते ही सो गया, परंतु इन दोनों को नींद कहाँ, करवटें लेती रही। दिन निकला। 7 बजे घुग्गी उठा और नहाने चला गया। उसके जाते ही दोनों उठ बैठी। हारा, खजाना देखने के बाद मेरा तो बुरा हाल हो गया। मेरा भी यही हाल है। इतनी बड़ी दौलत एक गवार के पास है। बीना ने गहरी सांस लेकर कहा। वो तो, इसे बेवकूफ ना समझो, इस बस्ती का सरदार है। आरा जेटली ने सोच भरे स्वर में कहा। सबको कैद में रखकर खजाने पर अपना कब्जा कर लिया। बाहरी लोगों से बात कर ली है कि वो इस खजाने के साथ यहां से निकाल ले जाएंगे। देखने में गवार लग रहा है जबकि है नहीं। तुम्हारा मतलब कि नहा धोकर चमक जाएगा? ऐसा ही समझो। हम इससे खजाना छीन सकती हैं। आरा होंठ काटते हुए बीना को देखने लगी। ये इतना आसान नहीं होगा। कुछ देर बाद बीना ने पूछा। आसान क्यों नहीं होगा? वो हमें अपने साथ रखेगा, शादी करेगा। मेरे ख्याल में उस पर सजी धजी शहरी लड़कियों का रूप का भूत सवार है। हमें बच्चे पैदा करने को कह रहा है। ऐसे में हमें कभी भी मौका मिलेगा ही कि उसे खत्म कर सकें। उसे खत्म करके क्या होगा? खजाने की दौलत भी तो वहां होनी चाहिए। उसे खत्म कर दें और खजाना हाथ ना लगे तो जो मिल रहा है उससे भी जाएंगे। तारा ने गंभीर स्वर में कहा। तुम्हारा मतलब कि शहर जाकर इसके साथ रहें और मौका देखें कि
मौका देखने की क्या जरूरत है? क्या मतलब? इसके पास अथाह दौलत है, वो हमसे शादी करने को तैयार है। आरा ने होंठ सिकोड़कर कहा। हमारा मतलब तो शानदार जिंदगी बिताने से है। वो इसके साथ वो इसके साथ रहकर भी बीत सकती है। एक दो बच्चे ही तो पैदा करने होंगे, हो जाएगा। इतनी बड़ी दौलत से संसार की हर आराम मस्ती की वस्तु हासिल कर सकते हैं। ठीक कहती हो। फिर भी कभी मौका लगा, दौलत पास हुई और घुग्गी को खत्म करना हुआ तो कर देंगे। समझ गई। घुग्गी पर प्यार के डोरे डालते रहो और इसे गोल गोल घुमाते रहो। हमें इतना ही करना है कि कोई दूसरी लड़की इसकी नजरों में न चढ़े। हर वक्त इसे घेरे रखना है। ये अगर हमारे प्यार में गुम रहता है तो इसकी दौलत हमारी रहेगी। इस साले को तो मैं हर वक्त अपनी टांगों पर बिठाए रखूंगी। वीना ने कहकर अपनी टांग पर हाथ मारा। और मैं उसे ऐसा चश्मा पहना दूंगी कि हर तरफ वो हमें ही देखेगा। अगला दृश्य। सूरज की पहली किरण निकलने के साथ ही सब कैदियों को कट रहे जंगल वाले हिस्से में पहुंचा दिया गया और काम शुरू करवा दिया गया। बस्ती के कैदियों के साथ वो सब भी थे। ताशा, ओवली सब पर नजर रखते उनसे काम ले रहे थे। अन्य पहरेदार भी नजर रख रहे थे उनके कामों पर। करीब 10 बजे साधा वहां पहुंचा। वहां टहलते टहलते वो देवराज चौहान के पास पहुंचा। वो दोनों लड़कियां सरदार घुग्गी से ब्याह करेंगी, साधा ने देवराज चौहान को बताया। और भी ना? देवराज चौहान के होंठ सिकुड़े। हाँ, कल जब सरदार ने दोनों को यहाँ से झोपड़े में बुलाया तो उनके बीच जो बातें हुई वो मैंने झोपड़े के बाहर रहकर सुनी। यहाँ से खजाने के साथ बाहर की दुनिया में जाकर सरदार उनके साथ शादी करेगा और वो उसके लिए बच्चे पैदा करेंगी। साधा ये खबर देकर चला गया। कुछ देर बाद देवराज चौहान जब जगमोहन के करीब हुआ तो ये खबर उसे भी बता दी। साली, वो तो मेरे साथ शादी करने को मर रही थी, जगमोहन ने उखड़े स्वर में कहा। देवराज चौहान मुस्कुराया। उसे पता चल गया होगा कि खजाना घुग्गी के पास है, तभी वो दोनों उसमें जा घुसी। तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? मुझे तो यहाँ फंसे रहने पर खुंदक आ रही है, जगमोहन ने कहा और दूर नजर आ रहे सोहनलाल की तरफ बढ़ गया। देवराज चौहान ने हर तरफ नजर मारी, फिर कुल्हाड़ा थाम कर काम में व्यस्त होने लगा कि ठिठका। उसकी नजर चंद कदमों दूर मौजूद उल्लास के पास जा टिकी। जूते के पास पेंट से लाल रंग की पतली सी तार बाहर को निकलती नजर आ रही थी। देवराज चौहान आंखें सिकोड़े कई पलों तक उस तार को देखता रहा, फिर काम करते करते खिसक कर उल्लास के पास जा पहुंचा। उल्लास ने उसे देखा, फिर मुंह फेर लिया। नीचे तुम्हारी पैंट से तार निकल रही है, वो क्या है? देवराज चौहान ने पूछा। तुम्हें क्या? जो पूछ रहा हूं वो बताओ। रिमोट बम है, पिंडली से बांध कर छिपा रखा है। रिमोट बम? यूं ही साथ रख लिया था कि शायद कहीं जरूरत पड़ जाए, कहते हुए उल्लास ने उसकी आंखों में झांका। तुमने यहां से निकलने के बारे में कुछ सोचा है? कुछ भी नहीं, इनका पहरा सख्त है। यहां से निकल गए तो हर तरफ जंगल है, ये फिर हमें पकड़ लेंगे। तो यहीं रहने की सोच रखी है? रिमोट बम मुझे दे दो। क्यों? उल्लास के माथे पर बल पड़े। तुम्हारे किसी काम का है तो तुम रख लो। मेरे काम का नहीं है इस वक्त, लेकिन तुम क्या करोगे? इस वक्त सवाल मत करो, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। रिमोट बम हाथ में आने के बाद ही कुछ फैसला कर पाऊंगा कि मुझे इसका इस्तेमाल कहाँ करना है। उल्लास ने कुछ नहीं कहा। वहां से हटकर कुछ दूर पेड़ों की तरफ बढ़ा। कहाँ जाता है? एक पहरेदार ने पूछा। उल्लास ने ठिठक के उसे देखा। पेड़ों के पीछे सुसु करने जाता है। यहाँ कर ले, इधर ही सब करते हैं, तू क्या? मैं सबको दिखा के नहीं करता, आता नहीं है तब। ठीक है, जल्दी कर। उल्लास पेड़ों की तरफ बढ़ गया। एक पेड़ के पीछे पहुंचकर उसने जूतों के पास से पैंट ऊपर उठाई तो पिंडली पर टेप लगाकर चिपका रखा बम दिखा। उसने किसी तरह टेप हटाई और बम को जेब में डालकर वापस आया। देवराज चौहान के पास पहुंचा। कुल्हाड़ा उठाकर काम करने का दिखावा करने लगा। दूं?
उसने देवराज चौहान से पूछा। हाँ। उल्लास ने आसपास देखते हुए सावधानी से जेब से बम और रिमोट निकालकर देवराज चौहान को दिया। मोबाइल फोन के साइज का बम था और माचिस की डिब्बी के आकार का रिमोट। दोनों चीजें देवराज चौहान ने फुर्ती से जेब में डाल ली। दोनों काम पर लग गए। कितना पावरफुल बम है? चीन का बम है, काफी बड़ी जगह उड़ा सकता है। देवराज चौहान सिर हिलाकर रह गया। अब मुझे बता दो कि तुम क्या करोगे। इस बारे में सोचूंगा कि क्या करना है। यहाँ पर करने के मौके बहुत कम हैं। हर समय ये बस्ती वाले हमारे साथ ही रहते हैं। रात जहाँ रहते हैं वहां से बाहर निकलकर काम करके सुरक्षित वापस नहीं आया जा सकता। बस्ती वाले हमें देख लेंगे। हाँ, ये वास्तव में परेशानी वाली बात है। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। मैं राय दूं? देवराज चौहान ने उसे देखा। बस्ती के सरदार के झोपड़े में बम लगा दो। वो मरेगा तो सब ठीक हो जाएगा। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। कुछ तो जवाब दो। अभी कुछ भी कह पाना कठिन है। करने की जो सोचूंगा वो तुम्हें जरूर बताऊंगा। उल्लास ने फिर कुछ ना पूछा। अगला दृश्य। शाम के 4 बज रहे थे। धूप से पसीने पसीने हो चुके थे वो सब। थकान उनके हाव भाव में स्पष्ट नजर आ रही थी। सूरज ढलने लगा था। पेड़ों की ओट में खिसक रहा था। पेड़ों के साए लंबे हो रहे थे। दोपहर के लिए अधपका का जैसा खाना उनके लिए आ गया था। जंगल का काफी बड़ा हिस्सा कट चुका था। छोटे विमान के उतरने की जगह पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। जमीन को समतल करना बाकी था। पेड़ों के ठूंठ कई जगह उठे नजर आ रहे थे। वो भी 1-2 दिन में साफ कर दिए जाने थे। तभी वहां सरदार घुग्गी और उसके साथ चांद से चल रही बीना और आरा पहुंची। दोनों के चेहरे गर्व से भरे दोनों के चेहरों पर गर्व से भरी मुस्कान नजर आ रही थी। सरदार घुग्गी ओवली के साथ वहां की जगह देखने आया। ओवली घुग्गी को बता रहा था कि यहां तक का काम करवा लिया है। घुग्गी उसे बता रहा था कि आगे क्या करना है। टोंड उन्हें देखते देखते ही भागकर उनके पास पहुंचा। मम्मी, तुम कहाँ थी कल से? मैं टोंड ने कहना चाहा। टोंड, आरा जेटली मुस्कुराकर बोली, हमारा साथ यहीं तक था। क्या मतलब मम्मी? जिस खजाने को हम पाने आए थे वो सरदार के पास है। वो हम दोनों से शादी कर रहा है। इतनी बड़ी दौलत हमारे पास होगी कि हमें गलत काम करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये क्या कह रही हो मम्मी? क्या सब कुछ पैसा ही होता है? यस मेरे प्यारे नौकर, सब कुछ पैसा ही होता है। आरा हंसी। नौकर? टोंड की आंखें सिकुड़ी। हाँ, नौकर ही हो तुम मेरे। पैसा लेते हो, काम करते हो। लेकिन अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं रही। मैं मैं नौकर? क्या कह रही हो मम्मी? मैंने तुम्हारे लिए जो जो किया वो नौकर नहीं करता। यानी कितनी बार तुम्हारी जान खुद को खतरे में डालकर बचाई मम्मी। ये काम नौकर नहीं करता। कुछ भी कहो। आरा हंसी। नौकर तो नौकर ही होता है। टोन पीड़ा भरी नजरों से आरा को देखता रहा। उनकी बातों को सुन रहा जगमोहन पास आया। टोन, सोहनलाल बोला, तुमने कैसे सोच लिया कि ये तुम्हारी सगी होगी? मैं इज्जत से इनसे मम्मी कहता था सोहनलाल। टोन ने भारी स्वर में कहा। ये मुझे नौकर कह रही है। तुम्हें तुम्हारी औकात बता रही है। सोहनलाल ने गोली वाली सिगरेट सुलगाई। ठीक कहा तुमने। बीना हंसी। चल टोन, सोहनलाल ने कंधा थपथपाया। ये होश गवा बैठी हैं। पैसे का नशा इन पर सवार हो गया है। टोन वहीं खड़ा आरा को देखता रहा। मम्मी, मेरा मन कर रहा है कि तुम्हारी गर्दन पकड़कर खींचकर अलग कर दूं। टोन गंभीर दिखा। आरा फौरन 2-3 कदम पीछे हट गई। पागलों जैसी सोच वालों से पीछे ही रहो। बीना कह उठी। यहाँ कुछ भी करने की कोशिश की तो मारे जाओगे। यहाँ का सरदार हमारा दीवाना बन चुका है।
वो कभी भी पसंद नहीं करेगा कि हमारा बुरा हो। बहुत गंदी और घटिया हो तुम दोनों, टोन ने अफसोस भरे स्वर में कहा। बहुत बार मैंने तुम दोनों को अपनी जिम्मेदारी से आगे बढ़कर बचाया। ना बचाया होता तो आज तुम जिंदा ना होती। आरा के चेहरे पर तीखे भाव उभरे। मैंने भी तुम्हें बहुत बार तनख्वाह के साथ टिप दी। तभी अफसोस भरी नजरों से टोन ने आरा को देखा। जगमोहन वहां पहुंचा और आरा से बोला, तुम कहाँ थी? मैं कल से तुम्हें ढूंढ रहा था। जबकि देवराज चौहान उसे बता चुका था कि उसने पाला बदल लिया है। क्यों ढूंढ रहे थे मुझे? आरा हंसी। हमने शादी नहीं करनी क्या? उसके लिए मैं तुमसे शादी करने का इरादा बदल दिया है मैंने। कोई दूसरा मिल गया क्या? हाँ, खजाने के मालिक ने हमें पसंद कर लिया है। कहते हुए आरा ने जेब में हाथ डाला और खजाने से हीरे मोतियों की भरलाई मुट्ठी को बाहर निकालकर खोला तो हथेली पर पड़ा लाखों का माल चमक उठा। जगमोहन के दांत भी उठे। खा लो। क्या? इन हीरे मोतियों को खा लो, पेट भर जाएगा। और चलते हो तुम? बीना ने मुंह बनाकर कहा। चलो आरा, हम अपने सरताज के पास चलती हैं। आरा ने मुट्ठी बंद करके हीरे मोती जेब में डाले और बीना के साथ घुग्गी की तरफ बढ़ गई। बहुत गंदी घटिया औरत निकली मम्मी, टोन सख्त स्वर में बड़बड़ा उठा। अगला दृश्य। काम तेजी से होता रहा। हर रोज सुबह सख्त पहरे के बीच उन पर नजर रखी जाती। खाने का आधा घंटा छोड़कर बाकी के सारे दिन उनसे काम लिया जाता। वो सब मन मारकर गुस्से में डूबे काम करते। वहां से निकल पाने का सुरक्षित रास्ता भी नहीं मिला। इस तरह एक के बाद एक 8 दिन बीत गए। काम पूरा हो गया। उस मैदान को इस तरह साफ करके चमका दिया गया कि छोटा विमान जैसे तैसे वहां उतर सके। रनवे तो नहीं बन पाया, परंतु मिट्टी की सड़क से ही उतरने और दोबारा उड़ान भरने का काम चल सकता था। वो मैदान 1500 फीट लंबी चौड़ी सड़क जैसा था। 8वें दिन शाम को जब वो काम कर रहे थे तब सरदार गुग्गी आरा और बीना के साथ वहां पहुंचा। उनके साथ 50 बरस का एक व्यक्ति भी था जो सूट पहने हुए था। उसे आरा और बीना लांबा कह रही थी। गुग्गी ने अपना आदमी शहर भेजकर उसे बुलवाया था। उसने ही गुग्गी से बात तय की थी कि वह उसे खजाने के साथ यहां से बाहर ले जाएगा। लांबा साहब, आरा कह उठी, यह है वो जगह जहां विमान उतरना है। देख लीजिए, कोई कमी तो नहीं रह गई। लांबा उस जगह को देखने लगा। वहां काम कर रहे सबकी निगाह लांबा पर जा टिकी। सरदार खजाने के साथ यहां से निकल जाने के चक्कर में है, ज्वाला सिंह ने देवराज चौहान से कहा। हाँ, यहाँ इतनी जगह तैयार हो चुकी है कि छोटा विमान उतारा जा सके। देवराज चौहान ने दूर मौजूद लांबा को देखते कह उठा। गुग्गी अब यहां से जल्दी निकल जाना चाहेगा। तभी जगमोहन पास पहुंचा और तीखे स्वर में बोला, दोनों भूतनियों को देखो कैसे अगल बगल खड़ी होकर गुग्गी की मां पकड़ रखी है, जैसे वो बादशाह हो। बादशाह तो वो है, ज्वाला सिंह मुस्कुरा पड़ा। अरबों की दौलत का मालिक है। वो दौलत तुम्हारी है, जगमोहन बोला। तुमने समंदर से उस दौलत का असली हकदार मेरी फैक्ट्री में काम करने वाला वो मजदूर है जिसकी 4 पीढ़ियों ने खजाने का नक्शा संभाल रखा था। एकमात्र वो खजाने की दौलत का असली मालिक है। ज्वाला सिंह ने गहरी सांस ली। अगर ये खजाना मुझे मिल सका तो कम से कम आधा उसे अवश्य दूंगा। आधा? जगमोहन सकपकाया। ज्वाला सिंह ने गर्दन घुमाकर जगमोहन को देखा। क्या हुआ? कुछ नहीं, जगमोहन जल्दी से बोला। आधा खजाना उस मजदूर को देना ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा बहुत दे देना। ज्यादा क्यों नहीं? वो संभाल नहीं पाएगा, अनाप शनाप खर्च कर देगा, पुलिस की नजरों में आकर फंस जाएगा। बेचारे की बाकी सारी उम्र जेल में बीतेगी। किसी का ऐसा भला करने का भी क्या फायदा? तुम्हें उस बिन देखे इंसान की बहुत चिंता होने लगी। क्यों ना हो, तुम आधा खजाना उसे देने जा रहे हो।
खजाना है कहाँ? सरदार घुग्गी के कब्जे में। वो जब मेरे पास आएगा तभी दूंगा। मुझे नहीं लगता कि वो मेरे पास आएगा। ज्वाला सिंह मुस्कुरा पड़ा। मतलब कि यूं ही कह रहे थे? हाँ। फिर ठीक है, वरना मैं तो तुम्हारी बात सुनकर घबरा गया था कि कहीं तुम उसे आधा खजाना न दे दो। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। देवराज चौहान के चेहरे पर भी मुस्कान आ ठहरी। एकाएक ज्वाला सिंह और जगमोहन हंस पड़े। ए, चुप कर। सरदार घुग्गी जो उस वक्त चंद कदमों की दूरी पर था उखड़े स्वर में कहता पास आया। क्यों हंस रहे हो? खजाने का बंटवारा कर रहे हैं। ज्वाला सिंह ने उसे घूरा। खजाना? कौन सा खजाना? जिसे मैंने खंडर में रखा था, जो कि अब तुम्हारे पास है। वो तो मेरे पास है, फिर तुम कैसे बंटवारा कर रहे हो? घुग्गी की आंखें सिकुड़ी। ये सोचकर बंटवारा कर रहे हैं कि वो मेरे पास है। पागल हो तुम जो। तभी लांबा पास आता कह उठा। मिस्टर घुग्गी, यहां प्लेन उतारा जा सकता है। सच? सरदार घुग्गी खुश हो उठा। कब आएगा विमान? जब तुम कहो। कल सुबह सूरज निकलते ही विमान को बुलवा लो, कहकर घुग्गी आरा और बीना की तरफ बढ़ गया। ठीक है, मैं अभी फोन कर देता हूं। लांबा ने जेब से मोबाइल फोन निकाला और बोला। लेकिन तुम्हारा खजाना तो उधर पड़ा है, उसे भी तो लाकर प्लेन में रखना है। इस काम के लिए बहुत लोग हैं। ये देखो, ये सब कैदी हैं जो मजदूरों की तरह यहाँ काम कर रहे हैं। ये सब काम पर लगेंगे और थोड़ी ही देर में सारा खजाना प्लेन में रख देंगे। ठीक है, कहने के साथ ही लांबा फोन पर नंबर मिलाने लगा। क्यों लांबे, मजे हो रहे हैं? जगमोहन व्यंग से कह उठा। लांबा ने नजरें उठाकर जगमोहन को देखा। माथे पर बल आ गए। क्या मतलब? इस मुर्गे से क्या झाड़ रहे हो इस काम के बदले? तुम्हें क्या? लांबा का स्वर तीखा हो गया। उल्लू के पट्टे, ये खजाना मेरा है जो तू। मुझे तो अपने नोट खरे करने हैं, लांबा ने तीखे स्वर में कहा। खजाने के साथ इसके बदले में तू बैठ जाना, मुझे क्या। खूब, जगमोहन ने उसे घूरा। तू तो साधु संत है, तेरे को खजाने की दौलत नहीं चाहिए। चाहिए तो मुझे भी सब कुछ, लेकिन सब कुछ मिल नहीं जाता ना। इसे कहाँ ले जा रहा है? ज्वाला सिंह बोला। ये नहीं बताऊंगा, नियम के खिलाफ है। लांबा ने स्पष्ट इनकार किया। लेकिन हमें पता चल जाएगा। कैसे? जो विमान यहां आएगा उसकी कंपनी या नंबर पढ़कर उसके बारे में पता लगा सकते हैं। मुझे क्या, जो मर्जी पता करो। लांबा उनके पास से हट गया और घुग्गी की तरफ बढ़ रहा। साला घिसा हुआ बंदा लगता है। सरदार घुग्गी का काम कोई शरीफ बंदा नहीं करेगा, ज्वाला सिंह बोला। मुझे तो लगता है कि लांबा खजाने के साथ इसे ले जाएगा और रास्ते में कहीं खत्म करके खजाना खुद हासिल कर लेगा। मत भूलो, घुग्गी के साथ दोनों भूतनियां भी होंगी। जगमोहन बोला। उन पर हाथ डालना आसान नहीं है। ऐसा है तो वो भी खजाने के हिस्सेदार बन जाएंगी। लेकिन घुग्गी इस दौलत का मजा ले पाएगा? मुझे नहीं लगता। देवराज चौहान ने बची खुची सिगरेटों में से सिगरेट निकालकर सुलगा ली। बोला कुछ नहीं। अगला दृश्य। सरदार घुग्गी आरा और बीना के पास पहुंचा। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। हम कल खजाना लेकर यहां से चले जाएंगे। सच? आरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। कैसे जाएंगे? लांबा कहता है कि कल यहां छोटा विमान उतरेगा। ओ घुग्गी, यू आर सो स्वीट। आरा ने दाढ़ी से भरा गाल उसका चूम लिया। पहले मैं तुम्हारे बच्चे पैदा करूंगी घुग्गी। बीना ने उसका दूसरा हाथ पकड़ लिया। दो दो खूबसूरत युवतियों को अपने करीब पाकर घुग्गी तो पहले से ही पागल हुआ पड़ा था। धीरे बोलो, बस्ती वालों को पता न चलना चाहिए कि उनका सरदार यहां से जा रहा है। घुग्गी आवेश में कह उठा। तभी लांबा पास पहुंचा। मैंने फोन पर बात कर ली है, सुबह विमान यहां आ जाएगा। ओह, सुनकर कितना अच्छा लगा।
घुग्गी आरा और बीना को देखकर कह उठा, आज शाम तो शराब पीने का मजा आ जाएगा। थोड़ी सी मैं भी चख लूंगी। मैं भी, थोड़ी सी। लांबा भी पिएगा? घुग्गी ने लांबा को देखा और हंसकर बोला, जरूर पीऊंगा। सरदार घुग्गी की बात मना करने की हिम्मत मुझ में नहीं है। लांबा दांत फाड़ कर कह उठा। शाम हो रही थी। सरदार घुग्गी जोर से चिल्लाकर बोला, साधा। साधा तुरंत सरदार घुग्गी के पास जा पहुंचा। हुक्म सरदार। सब कैदियों को वापस ले जाकर झोपड़ों में बंद कर दो, फिर मेरे पास आना। जी सरदार। कहने के साथ साधा वहां से हटा और ऊंचे स्वर में पहरेदारों को आदेश देने लगा। घुग्गी, आरा, बीना और लांबा बस्ती की तरफ चल पड़े। उधर इस बीच देवराज चौहान और साधा का आमना सामना हुआ। तुम्हारा सरदार कल खजाने को विमान में रखकर यहां से चला जाएगा? देवराज चौहान बोला। कल विमान आएगा? साधा के होठों से निकला। हाँ। मैं कुछ नहीं कर सकता, साधा भारी स्वर में बोला। मेरी बात का कोई विश्वास नहीं करेगा कि सरदार बस्ती से गद्दारी कर रहा है। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। रात को आओगे मेरे पास? देवराज चौहान बोला। सरदार खजाने के साथ चला जाएगा, बात करने का क्या फायदा? मैं सोचता हूं मौका लगा के सरदार की गर्दन काट दूं। किसी ने देख लिया तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। साधा देवराज चौहान को देखता रहा, बोला कुछ नहीं। रात को आना मेरे पास। साधा ने सिर हिलाया और उसके पास से हट गया। चंद कदमों की दूरी पर मौजूद सुन रहा सोहनलाल देवराज चौहान के पास पहुंचा। क्या बात कर रहे थे तुम उस जंगली से? सोहनलाल ने पूछा। देवराज चौहान ने सोहनलाल को देखा। उसके चेहरे के भावों को देखकर लगता है कि कोई खास बात की तुमने। देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। जगमोहन बता रहा था कि सरदार कल खजाना लेकर जा रहा है, यहां विमान उतरेगा। तुमने खजाना रोकने के लिए कुछ किया? मैं कुछ नहीं कर सकता। इस बस्ती में अपनी मर्जी चलाना मुसीबत मोल लेना है। देवराज चौहान बोला। सरदार पर हाथ डाला तो बस्ती के लोग हमें उसी वक्त खत्म कर देंगे। वो सारा खजाना ले जाएगा? सोहनलाल ने दांत भींच कर कहा। मैं यहां ज्वाला सिंह को लेने आया था, खजाने को नहीं। अगला दृश्य। सरदार घुग्गी का चेहरा नशे में धधक रहा था। आंखें सुर्ख हो रही थी। लांबा के चेहरे पर भी नशा था। हाथ में गिलास पकड़ा हुआ था। बीना और आरा ने 1 घंटे से गिलास पकड़े हुए थे। कभी कभार वो घूंट भर लेती थी। झोपड़ी में 2 मशालें फंसी रोशनी फैला रही थी। घुग्गी बहुत खुश था। बात पे बात पर हंसे जा रहा था। तभी साधा ने भीतर प्रवेश किया। कहो सरदार। साधा, कल मुझे कुछ दिनों के लिए शहर जाना है। घुग्गी कह उठा। खंडरों के कमरों में खंडरों के कमरों में ज्वाला सिंह ने जो सामान लाकर रखा है वो शहर में किसी को देने जाना है। साधा ने सिर हिलाया। कल सुबह विमान आएगा, छोटा सा, वहीं उतरेगा जो जगह पेड़ काट कर साफ की है। वो सामान उस विमान में रखवा देना। कैदियों से काम लेना है। ये सारा का सारा काम तेरे को ही संभालना है। यही बताने के लिए बुलाया था, समझ गया? हाँ सरदार। तो जा, सुबह सारा काम बढ़िया ढंग से कर देना। अगला दृश्य। साधा जब देवराज चौहान के पास पहुंचा तो रात के 11 बज रहे थे। तुम्हारा सरदार बस्ती वालों का हक यानी कि खजाना लेकर कल बस्ती से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है। देवराज चौहान ने कहा। बस्ती में तुम्हारी चलती है, खजाना बस्ती से नहीं जाने देना चाहिए। मैं कुछ नहीं कर सकता। सरदार का हुक्म ही बस्ती वालों के लिए बड़ा है। सादा सख्त स्वर में बोला। सरदार को यहां से जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं सरदार घुग्गी की हरकत की सजा भी उसे नहीं दे सकता। वो जाता है तो बेशक जाए, मेरा बस चलता तो खजाने के मजे उसे न लेने देता। देवराज चौहान ने साधा की आंखों में झांका। उसे सजा देना चाहते हो? क्यों नहीं?
पीछे तो नहीं हटोगे? नहीं हटूंगा, लेकिन उसे ऐसी भी सजा नहीं देना चाहता कि मैं खुद फंस जाऊं, साधा बोला। मेरी मानोगे तो खुद नहीं फंसोगे, देवराज चांद गंभीर था, और तुम्हारा चाहा काम भी हो जाएगा। क्या कहना चाहते हो? साधा की निगाह देवराज चांद पर जा टिकी। उसके बाद देवराज चांद साधा से आधा घंटा बात करता रहा, उसे समझाता रहा, जेब से रिमोट बम निकालकर उसके हवाले किया, बम के बारे में उसे समझाया। सब कुछ सुनने के बाद साधा ने कहा, तुमने जो कहा है वो करूंगा, शायद इस तरह घुग्गी हाथ के नीचे आ जाए। देवराज चांद मुस्कुराया, कहा कुछ नहीं। अगला दृश्य। अगले दिन शाम के 4 बज रहे थे। उस सड़कनुमा पट्टी के सुबह 9 बजे ही वो खिलौना प्लेन आ तो उस सड़कनुमा पट्टी पर सुबह 9 बजे ही वो खिलौना प्लेन आ उतरा था। उसके भीतर एकमात्र चालक ही था। लांबा उससे मिला, बात हुई। उसके बाद सरदार घुग्गी और साधा ने सब कैदियों को खंडर ले जाकर वहां रखा खजाना लाकर खिलौना विमान में डालने को कहा, और उसके साथ अपने पहरेदार भी कर दिया। खजाना किसमें डालकर ले जाया जाए, ये सवाल उठते ही विमान चालक ने विमान में रखे तिरपाल जैसे बोरे लाकर दिए। देवराज चौहान, जगमोहन, सोहनलाल, सुखराम, उल्लास और उसके 6 साथी, ज्वाला सिंह, टोंड और अन्य भी तब से अब शाम होने तक खंडर के भीतरी कमरों से खजाना लाकर विमान में डाले जा रहे थे। काफी लंबा रास्ता पड़ रहा था। विमान से खंडर के उस कमरे तक पहुंचने में ही 1 घंटे से 10 मिनट ऊपर का वक्त लग जाता था। फिर खजाने को तिरपाल रूपी बोरों में भरना और अथाह भारी बोरे को उठाकर विमान तक लाना बेहद कठिन काम था, लेकिन काम हो रहा था। पहरेदार इस काम को ठीक ढंग से करवा रहे थे। आरा और बीना सुबह से ही सरदार घुग्गी के साथ चिपकी हुई थी कि कहीं कोई इनके खिलाफ घुग्गी के कान न भर दे। दोनों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। वो चाहती थी कि जल्द से जल्द यहां से निकल जाएं। अब खजाने का आखिरी फेरा लगाया जा रहा था। विमान के बाईं तरफ के दरवाजे पर 2 फीट ऊंची रोक भीतर की तरफ लगा दी गई थी, जैसे गाड़ी में लाकर उसमें रेत भरा जाता है। उसी तरह खजाने के हीरे जवाहरात बोरों में लाकर विमान के फर्श पर डाले जा रहे थे और बोरा पुनः खाली करके वापस ले जाया जाता। आधा जब सरदार घुग्गी के झोपड़े में पहुंचा तो 5 बजने जा रहे थे। सूरज पश्चिम की तरफ सरक चुका था। खजाने का आखिरी फेरा विमान तक लगाया जा रहा था। सरदार घुग्गी गिलास भरकर शराब पी रहा था। वो खुशी और मस्ती में था। पास मौजूद आरा और विमान बीना की छेड़छाड़ उसकी मस्ती को बढ़ाए दे रही थी। सरदार, कुछ ही देर में वो सामान उस विमान में पहुंच जाएगा, साधा बोला। सामान बाकी तो नहीं रहा? नहीं सरदार, हमारे पहरेदार कैदियों से सामान उठवा रहे हैं। खूब। मैं 10-15 दिनों के बाद आऊंगा, तब तक बस्ती का सारा काम तूने ही देखना है, साधा। साधा सिर हिलाकर रह गया, फिर बोला, अब आपको विमान तक चलना चाहिए। मैं चाहता हूं अंधेरा होने से पहले ही विमान चल पड़े। अंधेरा होने में बहुत वक्त है, साधा, कहते हुए घुग्गी ने गिलास खाली किया, खड़ा हुआ, बीना और आरा से बोला, सादा ठीक कहता है, अब हमें विमान के पास चलना चाहिए। अगला दृश्य। विमान के आसपास बस्ती वालों की भीड़ थी। आज से पहले उन्होंने विमान को आसमान में ही उड़ते देखा था। इतने करीब से वो पहली बार देख रहे थे। बार बार छूकर देखते विमान को। खजाने का आखिरी फेरा अभी अभी डाला था विमान में। दिन भर खजाने ढो ढोकर बुरे हाल हो रहे थे उनके। जगमोहन, उल्लास और ज्वाला सिंह तो गुस्से में भरे हुए थे, परंतु अपने पर काबू रखा हुआ था उन्होंने। वो जानते थे कि कुछ करने का मतलब है जंगलियों के हाथों से मरना। तेरी मम्मी उड़ रही है बेटे, जगमोहन ने टोन से कहा। घटिया है वो। अब पता चला, जगमोहन कड़वी हंसी हंसा। हाँ, बुरा कर रही है वो। मैंने हमेशा मम्मी का बहुत ध्यान रखा। एक कलयुगी मम्मी है तेरी। कलयुगी नहीं, बुरे युग से भी बुरी है। बैड, वेरी बैड।
टोन ने गहरी सांस लेकर सिर हिलाया। चलने की तैयारी शुरू हुई। विमान का तला जमीन से 5 फुट ऊंचा था। आरा और बीना उछलकर ऊपर बैठी, फिर भीतर खिसक गई। विमान के फर्श पर खजाने रूपी हीरे जवाहरात बिखरे पड़े थे। उनके ऊपर बैठना उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद लांबा विमान के भीतर गया। इतनी बड़ी दौलत को नीचे बिछा देखकर वो भी रोमांचित हो उठा। बस्ती वाले वहां खड़े खुशी से चिल्ला रहे थे। विमान का चालक विमान में जा बैठा। सरदार घुग्गी बैठने लगा तो पास खड़ा साधा जेब से बम का रिमोट निकाल कर बोला, ये रख लो सरदार। क्या है? घुग्गी ने रिमोट थामा। ये बात करने का यंत्र है। जब तुम इस घोड़े पर सवार होकर आसमान में पहुंच जाओ तो मुझसे बात करना। मुझे बहुत खुशी होगी कि सरदार आसमान में पहुंचकर मेरे से बात कर रहा है। जब मेरे से बात करनी हो तो ये वाला लाल रंग का बटन दबा देना। मेरी आवाज़ तुम्हें सुनाई देगी, तुम्हारी मुझे सुनाई देगी। हम बात किया करेंगे, बहुत मजा आएगा। किससे लिया ये? देवराज चौहान से। पहले क्यों नहीं दिया? मैं सरदार, मैंने सोचा जब तुम विमान में बैठोगे तब दूंगा। आसमान में पहुंचकर बात करना, मुझे खुशी होगी। करूंगा। सरदार ने रिमोट जेब में रखा। जरूर करना, भूलना मत। नहीं भूलूंगा। विमान के ऊपर उठते ही ये यंत्र निकालकर लाल बटन दबा देना। मैं बात करने का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ हाँ, अभी बात करता। अभी नहीं, विमान के आसमान में पहुंचते ही। कितना अच्छा लगेगा जब तुम आसमान से बोलोगे। सरदार घुग्गी उछलकर विमान के तले पर बैठा, फिर भीतर खिसक गया। सरदार, आसमान से बात करना नहीं भूलना। सादा की आवाज उसके कानों में पड़ी। तभी लांबा का चेहरा दिखा। वो विमान का लटकता दरवाजा उठकर बंद कर रहा था। साधा ने दरवाजा बंद करने में उसकी सहायता की। उसके बाद विमान स्टार्ट हुआ, चला, आगे बढ़ा और देखते ही देखते जमीन छोड़कर आसमान में पहुंचा नजर आने लगा। उसके इंजन की आवाज नीचे खड़े सबके कानों में पड़ रही थी। अगला दृश्य। विमान स्टार्ट होते ही बीना सरदार घुग्गी की गोद में आ बैठी। हाँ, सरदार घुग्गी ने खुशी से उसे दोनों भावों में भींच लिया। बिना शादी के लिए ही? बिना शादी के ही? शादी के बाद ही। अभी तो मैं सिर्फ टांगों पर ही बैठी हूं। बीना खिलखिलाई। एकाएक सरदार घुग्गी ने बीना को छोड़ा और लांबा को देखा। लांबा, घुग्गी बोला, विमान चलाने वाले को कहो कि 4 चक्कर बस्ती के ऊपर लगाए। मैं हमेशा के लिए बस्ती को छोड़ रहा हूं। आखिरी बार जी भरकर बस्ती को देख लेना चाहता हूं। लांबा फौरन उठा और विमान चालक की तरफ बढ़ गया। घुग्गी विमान की एयरटाइट शीशे वाली खिड़की से नीचे देखने लगा। विमान ने चक्कर लगाने शुरू कर दिए। नीचे सारे जंगली बस्ती ऊपर विमान को चक्कर लगाते देखकर खुशी से उछल उछलकर चीख चिल्ला रही थी। शाम ढल रही थी, अंधेरा करीब था। 2 चक्करों के बाद घुग्गी वहां से हटा और नीचे बैठता जेब से बम का रिमोट निकालता कह उठा, साधा से बात करता हूँ, उसे बता देता हूँ कि अब मैं वापस नहीं आऊंगा। अब वो बस्ती का सरदार है। कैसे बात करोगे? आरा ने पूछा। इससे। उसने रिमोट निकालकर आरा के सामने लहराया। बम रिमोट को फौरन पहचान गई आरा। उसकी आंखें दहशत से फैल गई। ये तुम्हें किसने दिया? आरा चीखी। साधा ने दिया। उसने देवराज चौहान नाम के कैदी से लिया था। नहीं, आरा चीखी, बम रिमोट है ये, कोई गड़बड़? लेकिन तब तक सरदार घुग्गी ने हाथ में पकड़े माचिस के आकार के बम रिमोट का लाल बटन दबा दिया था। कानों को फाड़ देने वाला धमाका हुआ। सब कुछ खत्म हो गया। उस छोटे विमान के परखच्चे उड़ गए। उनके शरीरों का हाल कैसा हुआ होगा, इसका अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। विमान के जलते छोटे छोटे टुकड़े हर तरफ बिखर कर गिरे। बस्ती पर भी गिरे। यकीनन खजाने का तो तिनका तिनका बिखर गया। खुशी में उछलते कूदते बस्ती वाले विमान के तबाह होते ही थम गए। सकते की हालत में वो अब भी आसमान की तरफ देख रहे थे, जहां अब वो विमान नहीं था।
अंधेरा घिर आया था। अगला दृश्य। उल्लास भीड़ में रास्ता बनाता देवराज चौहान के पास पहुंचा। मेरे दिए बम का तुमने क्या किया? उल्लास ने पूछा। देवराज चौहान ने शांत निगाहों से उल्लास को देखा, फिर कह उठा, तुमने देख समझ ही लिया है। उनके साथ तुमने खजाना भी तबाह कर दिया। वो जंगल में बिखर गया है, आधा अधूरा ही मिलेगा। उल्लास ने कहा, वो भी तुम्हें नहीं, बस्ती वालों को मिलेगा, उनका होगा। वो तुम्हें नहीं ले जाने देंगे। जान बच गई, यही बहुत है। खजाना इन बस्ती वालों के लिए रहने दो, उससे शायद ये अपना भला कर सकें, अपनी बस्ती को बढ़िया बना सकें। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। सरदार घुग्गी दगाबाज था। दौलत हाथ में आते ही बस्ती वालों को छोड़कर अपनी शानदार दुनिया बसाने जा रहा था। अगर वो दौलत का मजा बस्ती वालों को भी देता तो मैं कभी इस तरह उसकी जान न लेता। उल्लास गहरी सांस लेकर रह गया। तभी साधा देवराज चौहान के पास पहुंचा। खुशी से उसका चेहरा चमक रहा था। वो साधा ने कहना चाहा। चुप रहो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि सरदार घुग्गी कैसे मरा, वरना बस्ती वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। साधा ने तुरंत सिर हिलाया। अपने विश्वसनीय आदमियों के साथ कल सुबह खुद को सरदार बना देना। दिन निकलते ही ढूंढना, घुग्गी का मृत शरीर कहीं पड़ा मिल जाएगा। खजाना जो जंगल में बिखर गया है उसे तलाश कराना और बस्ती के भले के लिए लगाना। इन्हें कपड़े ला कर दो, पक्के मकान बनवाओ, जरूरत की हर चीजें इन्हें मुहैया करवाओ। इंसान हो तो इंसान बनकर रहो, हो सके तो इन्हें पढ़वाना भी। लेकिन ये काम जंगल में रहकर नहीं हो सकता। अच्छा यही होगा कि अपनी बस्ती को किसी शहर के पास बसाने का इंतजाम करो, ताकि सभ्य तौर तरीके ये समझ सकें। मैं अकेला ये काम नहीं कर सकता, साधा कह उठा। देवराज चौहान ने उसे देखा। साधा कह तो ठीक ही रहा था कि वो ये काम अकेला नहीं कर सकता। शहर के पास बस्ती को ले जाकर बनाने में कई तरह की अड़चनें आएंगी। देवराज चौहान ने की सोच भरी निगाह वहां घूमी। सुखराम और टोन पर जा टिकी उसकी निगाहें। तुम्हारी सहायता के लिए मैं शायद कोई आदमी तैयार करवा दूं। थोड़े से हीरे जवाहरात उन्हें दे देना। ठीक है। अगला दृश्य। अगले दिन नाश्ते के बाद उन्होंने वहां से चलने की तैयारी शुरू कर दी। साधा के आदेश पर जंगली लोग पूरे जंगल में फैल गए थे। वहां गिरे हीरे जवाहरातों को तलाश करके फिर से इकट्ठा करने लगे। गुग्गी, आरा, बीना, लांबा और विमान चालक के जले विक्षिप्त शरीर भी मिल गए थे। साधा ने अपने को सरदार घोषित कर दिया था। किसी ने एतराज नहीं उठाया था। दोपहर बाद देवराज चौहान, जगमोहन, सोहनलाल, उल्लास, उसके 6 आदमी उन सब से विदा लेकर वापस चल पड़े। देवराज चौहान को विदा करते हुए साधा की आंखों में आंसू थे। उसने साशा, ओवली और 10 अन्य को उनके साथ किया कि वो उन्हें जंगल के बाहर तक छोड़ आए। सुखराम और टोंड बस्ती में ही रह गए थे। देवराज चौहान ने दोनों से बात कर ली थी कि वो इस बस्ती को पास के ही शहर के समीप बसाएंगे और आने वाली दिक्कतों को दूर करेंगे। काम होने के बाद साधा उन्हें अपनी खुशी से जो हीरे जवाहरात देगा वो लेकर चले जाएंगे। ये काम करने में दोनों को कोई एतराज नहीं था। साधा उन्हें विदा करते करते उनके साथ चल पड़ा कि वो भी उन्हें विदा करने जंगल किनारे तक जाएगा। बस्ती वाले खड़े उन्हें तब तक देखते रहे जब तक कि वो जंगल में पहुंचकर नजरों से ओझल न हो गए। सुखराम ने टोंड को देखा। टोंड के चेहरे पर दुख था। हमें एक साथ रहकर बस्ती वालों के काम करने हैं, सुखराम बोला। अब हमें दोस्त बन जाना चाहिए। टोंड चुप रहा। क्या हुआ तेरे को? सुखराम ने उसका कंधा थपथपाया। मम्मी के बारे में सोच रहा हूँ। बहुत गलत किया उसने, मेरे को नौकर कहा। मर गई है वो? हाँ। टोंड ने गहरी सांस ली। बुरे लोग ऐसे ही मरते हैं। भूल जा, किस्सा खत्म। नया किस्सा शुरू कर। इन बस्ती वालों को शहर के पास कहीं बसाना है ताकि ये इंसानों की तरह जिंदगी बिता सके। उसके बाद साधा हमें हीरे जवाहरात देगा। सुखराम मुस्कुराया।
टोन ने सुखराम को देखा, सिर हिलाया। सोचता हूं उम्र काफी हो गई है, अब बुढ़ापा ही काटना है। क्या मेरा बस्ती वालों के साथ ही रह जाना ठीक होगा? मैं मम्मी के बिना अकेला हो गया हूं दुनिया में, टोन सोच भरे स्वर में बोला। कोई नहीं है मेरा। मतलब कि तू भी तैयार है मेरी तरह बस्ती वालों के साथ जिंदगी बिताने के लिए? सुखराम हंसा। टोन भी पहली बार मुस्कुराया था। समाप्त। और एक बार फिर दोस्तों, देवराज चौहान और जगमोहन खाली हाथ, एज यूजुअल। चलिए, कहानी अच्छी थी, कैसी लगी बताइएगा। धन्यवाद।